आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। मुझे 1 वर्ष पूरा हुआ है और मेरे कार्यशैली में कहिए, मैं जनता से हमेशा संबंध रखने की कोशिश करता हूं और सबको सब समय पर तो साथ में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता एक बड़ा सशक्त माध्यम है कि उसमें जो कहा जाए वो लोगों तक पहुंचता है। और इसलिए कल ही 1 साल पूरा होने के बाद जो मैं पहले से करता आया, आप तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ नए लोगों को जानकारी हो जाए कि मैं मुंबई के बोरीवली विधानसभा से 3 बार विधायक था और उसी क्षेत्र से 5 बार सांसद भी था। और विधायक सांसद इस प्रकार से काम करते समय मैंने जनता की एक जवाबदेही के रूप में यह काम प्रारंभ किया था कि हर साल मैं मतदाताओं को क्या काम किया उसका लेखा जोखा कार्यवृत्त के माध्यम से प्रस्तुत करता था। 2004 तक मैं सांसद था और जब सांसद था तो मेरे कार्यवृत्त का शीर्षक होता था लोकसभा में राम नहीं। फिर 2004 के बाद सांसद नहीं रहा, फिर भी काम तो करता रहा, सामाजिक राजनीतिक, तो वो भी मैं प्रतिवर्ष कार्यवृत्त देता था और उसका नाम हमने लोकसभा में राम नाईक के बदले में लोक सेवा में राम नाईक किया, केवल एक शब्द का अंतर किया। और अब यहाँ आया उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनकर, तो पहले 3 महीने का मैंने एक कार्यवृत्त प्रकाशित किया था, उसका नाम हमने रखा था राजभवन में राम नाईक। तो अभी 1 साल का कार्यवृत्त कल मैंने जो प्रस्तुत किया राजभवन में राम नाईक, तो आपको वो दिया है, उसमें काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपके हाथ में मैंने एक प्रेस नोट भी दी है और प्रेस नोट के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन पहले दिन मैंने शपथ लिया तो वहां लखनऊ के पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप इतने साल जनप्रतिनिधि रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो क्या आप जनता दरबार लगाएंगे क्या? तो मैंने उत्तर दिया कि मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जनता दरबार लगाने का काम करते हुए यह चुने हुए जनप्रतिनिधि का होता है, फिर वो विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो। लेकिन मैं राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुला रखूंगा और 1 साल में कई प्रकार के अनुभव आए। ये जो अनुभव आए उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने आंकड़ों के साथ, मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, 1954 में, मतलब अब 61 साल के पहले मैंने बीकॉम की परीक्षा पुणे से पास की। तो जरा आंकड़ों के साथ, फिर मैं चीफ अकाउंटेंट भी था, तो आंकड़ों के सहारे मैंने कुछ जानकारी आपको दी है कि 1 वर्ष में राजभवन में मुझे मिलने के लिए कोई अकेला आया, कोई जनप्रतिनिधि आया, कोई डेलीगेशन लेके आया, तो ऐसे 5810 लोग
मुझे राजभवन में मिलने के लिए आए। मैं मिलता हूं, लेकिन सब लोग नहीं मिलने के लिए आ सकते हैं, तो पत्र द्वारा भी कई लोग अपनी बातें कहते रहते हैं। तो 44,000 पत्र मुझे एक साल में मिले हैं और मैं कार्यक्रमों में भी जाता रहा। तो लखनऊ शहर में मैंने 206 कार्यक्रम किए, सार्वजनिक अलग अलग प्रकार के, और लखनऊ के बाहर लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम किए 110 है। इसके अलावा प्रदेश के बाहर भी, केवल महाराष्ट्र मुंबई में नहीं, तो पंजाब में गया, पश्चिम बंगाल में गया, अंडमान निकोबार में गया। अलग अलग कारणों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में 42 कार्यक्रमों में मैंने शिरकत ली। उत्तर प्रदेश में है, ऐसे विश्वविद्यालयों के कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कोई IIT है, ऐसे और 8 निजी केंद्रीय विद्यालयों में भी मैं गया। राजभवन में भी हम सार्वजनिक कार्यक्रम करते रहे हैं। ऐसे और कार्यक्रम हमने 32 किए। तो एक जनसंपर्क और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के भावना, कठिनाइयां, सुझाव ये करते रहा। राजभवन में कोई विशिष्ट मान्यवर भी आते हैं। कभी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए, कोई केंद्र के मंत्री आए। तो ऐसे 29 मान्यवर राजभवन में आए। सारे आंकड़े मैंने दिए हैं कि मैंने राष्ट्रपति जी को कितने पत्र लिखे, प्रधानमंत्री जी को कितने पत्र लिखे, मुख्यमंत्री जी को कितने पत्र लिखे। तो पत्र के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से जो काम किया वो मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य मंत्रियों को मैंने अलग अलग विषयों पर 175 पत्र लिखे हैं। तो यह तो एक प्रारंभ में जिसको हम कह सकते हैं कि दायरा क्या रहा, तो जनता दरबार नहीं, लेकिन जनता से संपर्क, उनकी समस्या, सुझाव सुनने के लिए। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, और संविधान में राष्ट्रपति को सारे देश के लिए और राज्यपाल को प्रदेश के लिए एक महत्व रहता है। एक दृष्टि से प्रदेश का वो संवैधानिक मुखिया होता है। तो 3 महत्व की बातें इस वर्ष में आई, वो भी मैंने इसमें दी है। 3 बातों में सबसे पहला अहम मुद्दा कि जिस पर कई लोग आंदोलित होते रहते हैं, और विशेषतः उत्तर प्रदेश में, कि राम जन्मभूमि का क्या होगा, मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। और मैं कहाँ भी जाता हूँ और मुझे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो मैं उत्तर देता रहता हूँ। तो जब मैं फैजाबाद अयोध्या में वहाँ के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गया और बाहर आ रहा था, तो पत्रकारों ने मुझे पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। मैंने उत्तर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को लगा कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, तो ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने दिया। और ब्रेकिंग न्यूज देने के बाद स्वाभाविक तौर पर उसकी चर्चा हुई। राजनीतिक लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपने वक्तव्य भी उस पर दिए। और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था, NGO, उन्होंने तो इस मुद्दे पर राज्यपाल को हटाना चाहिए उसके पद से, इस प्रकार की याचिका इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में दाखिल की। उन्होंने वो बात सुनी और फिर 12 जनवरी 2015 को वो जो याचिका थी उन्होंने खारिज की। अब जब उच्च न्यायालय खारिज करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में वो गए और सर्वोच्च न्यायालय में भी 10 जुलाई, थोड़े दिन के पहले ही,
वहाँ भी खारिज हुई। तो एक दृष्टि से संविधान के दायरे में रहकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, यह भी एक राज्यपाल के लिए महत्व का काम होता है। इसके लिए मैंने इसकी चर्चा की। दूसरी चर्चा विधान परिषद में सरकार से ओर से अति विशिष्ट जानकारी रखने वालों को नामांकित किया जाता है। उसकी चर्चा तो पत्रकार होने के कारण आपने अखबारों में पढ़ी है, आपने उस पर लिखा भी होगा कि 9 ऐसे लोगों को नामांकन मेरे पास भेजे। अब नामांकन भेजने के बाद आज तक की यहाँ की परंपरा ये रही कि आज नामांकन सरकार से आता है तो राज्यपाल दूसरे दिन वो मंजूरी करके सरकार को वापस भेजते हैं, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया। मैंने सोचा कि ये तो परंपरा हो गई, लेकिन परंपरा का ख्याल करते हुए संविधान क्या बोलता है, क्योंकि संविधान का प्रतिनिधि करके मैं यहाँ आता हूँ, तो संविधान में ऐसे नामांकन करने के लिए 5 बातें बताई कि जो व्यक्ति साहित्य, कला, विज्ञान, बाद में सामाजिक कार्य और सहकारिता, इसमें जिनका विशेष योगदान हो ऐसे लोगों को नामांकन करना चाहिए, ऐसे लिखा है। स्वाभाविक तौर पर मेरे पास जो लिस्ट आई वो देखने के बाद मुझे तो थोड़ा दुख भी हुआ कि 21 करोड़ का उत्तर प्रदेश और उसमें कला, साहित्य, विज्ञान, यानी भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सांस्कृतिक इतिहास की जननी तो उत्तर प्रदेश है, और उसमें से विधान परिषद के लिए एक भी नाम नहीं है। मुझे आश्चर्य लगा, दुख भी हुआ। तो मैंने उसकी सारी छानबीन करने के बाद 4 नामों को मैंने मान्यता दी और 5 नामों के बारे में मैंने सरकार से जानकारी मांगी, क्योंकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। सरकार ने उनका एफिडेविट लेकर मेरे पास जानकारी भेजी थी, लेकिन जैसे मैं इसकी परीक्षा कर रहा हूँ ऐसी खबर, और खबर मतलब मैंने ही बताया कि भाई मैं ये जांच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, परीक्षण कर रहा हूँ, तो कईयों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि साहब इन्होंने केवल 2 ही अपराध की जानकारी दी है, इन्होंने तो 21 अपराध किए, और 21 अपराध किए हैं तो एक पुलिस थाने में उनके विरोध में अपराध है, उसके कलम ये है, इस प्रकार की कई जानकारी दी। आपको भी मालूम है कि एक सेट करके उनका नामांकन हुआ था, तो इन्हीं दिनों में उन पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तो उन्होंने 100 करोड़ का कर चुकाने का नहीं चुकाया नहीं, इस प्रकार से उन्होंने अनुमति दी है, ऐसी खबर आई। अब ऐसी खबर आने के बाद मुझे स्वाभाविक तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुझे पूछना पड़ा कि भाई ये क्या है, कुछ मिला है या खाली ये खबरें है, और खबरों के आधार पर तो राज्यपाल निर्णय नहीं कर सकता है, और इसलिए 5 नामांकन के बारे में मैंने सरकार से जानकारी मांगी है, और उसके बाद ही मैं उसका निर्णय करूंगा। इसके साथ ही साथ और एक महत्वपूर्ण विषय है, और वो है लोकायुक्त का। आपको याद होगा कि 2012-2013 इस वर्ष में केंद्र में भी लोकायुक्त होना चाहिए, इसको बात को लेकर भ्रष्टाचार रोकने की दृष्टि से बड़ा देश भर में आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे और कई लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में वो कानून है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून केवल किताब में है, ऐसी ही दुर्भाग्य से परिस्थिति हुई, और जो कानून है उसके तहत लोकायुक्त की काल मर्यादा केवल 6 साल की है। 6 साल खत्म हो गया, फिर विधानसभा में एक अमेंडमेंट बिल लाकर 6 का 2 साल और बढ़ाया तो 8 साल हो गया।
और वो बढ़ाते समय एक कंडीशन डाली, प्रोविजो, कि 2 साल बढ़ाएंगे और जब तक नया लोकायुक्त नियुक्त नहीं होता है तब तक वो काम करेगा। अब वह भी 8 साल की मर्यादा मार्च 2014 में ही समाप्त हुई, फिर भी नया लोकायुक्त नियुक्त नहीं हुआ। मैं आया जुलाई 2014 में। मैंने जब ये बात दिखी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, बात की कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, नियुक्ति होनी चाहिए। अब वो नियुक्ति नहीं हुई, तो नियुक्ति का अधिकार 3 लोगों का, एक तो मुख्यमंत्री, दूसरे विधानसभा का विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों ने मिलकर ये नाम तय करना होता है। तो फिर मैंने तीनों को पत्र लिखा कि आपकी ये जिम्मेदारी है, तो आपने लोकायुक्त का नाम जल्दी तय करना चाहिए। मुझे न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का तो एक्नॉलेजमेंट आई, लेकिन मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई। साथ ही साथ इसके बारे में एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गई थी कि नियुक्त नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 6 महीने में यह करना चाहिए। क्या हो गया? आपको कुछ कह, 6 महीने में इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। अब 6 महीने में भी नियुक्ति नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 6 महीने में पूरी नहीं होती है, तो इट बिकम्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दाखिल हुई, और पिटीशन दाखिल होने के बाद उस पर जो चर्चा चल रही है, कल ही सुप्रीम कोर्ट के पास राज्य सरकार ने उसमें क्या किया है इस प्रकार का एफिडेविट देने के लिए बताया था, और आज उसका हियरिंग होने वाला था। मैंने यहाँ आते आते पूछताछ की कि क्या उसका हियरिंग हुआ है क्या, तो जानकारी नहीं मिली। शायद शाम तक आपको भी इसकी जानकारी मिल सकती है। लेकिन मुद्दा यह है कि इतनी महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार रोकने के लिए और साथ ही एक साथ जनता के लिए अच्छी सरकार देने के लिए गुड गवर्नेंस का ये एक प्रभावी माध्यम था, उसकी ओर भी दुर्लक्ष किया गया। ऐसे ये 3 विषय है मेरे दृष्टि से कि जो बड़े महत्व के हैं। और उसमें भी लोकायुक्त के बारे में एक और बात हो गई कि लोकायुक्त के पास किसकी शिकायतें जाती है, तो सरकारी अधिकारी जो है या मंत्री है, जनप्रतिनिधि हैं, उसके विरोध में जो शिकायतें होती है भ्रष्टाचार के, वो लोकायुक्त के पास जाती है। और फिर लोकायुक्त जांच करके अपना रिपोर्ट, यदि मंत्री के बारे में शिकायत होगी तो मुख्यमंत्री को भेजता है, अधिकारियों के बारे में शिकायत होगी तो फिर मुख्य सचिव को भेजता है, और 3 महीने में इस शिकायत के बारे में सरकार क्या कर रही है ऐसा रिपोर्ट देना होता है। लेकिन सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजा। तो कानून में व्यवस्था है कि ऐसी जब परिस्थिति आती है तो फिर राज्यपाल को लोकायुक्त अपना रिपोर्ट भेजता है, विशेष रिपोर्ट उसको कहते हैं कि हमने ये दिया था लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। ऐसे 24 रिपोर्ट्स एक साल में मेरे पास आए, और वो मैंने फिर मुख्यमंत्री को भेज दिए, कहा कि एक्शन क्या है बताइए। तो 24 में से केवल 4 रिपोर्ट के बारे में सरकार ने काम किया, और उसकी जानकारी विधानसभा के पटल पर रखी गई। मतलब 20 रिपोर्ट्स भ्रष्टाचार के संबंध में जो है उस पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि लोकायुक्त की व्यवस्था भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने के लिए एक बड़ा महत्व का साधन है, और ये साधन का उपयोग करना चाहिए। लोग करते हैं, शिकायत करते हैं,
लेकिन उस पर यदि रिपोर्ट देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनतंत्र में यह योग्य बात नहीं है। ऐसे 3 आप थोड़ा बाहर जाकर बात कर सकेंगे क्या? मेरे कान पर आता है ना, तो जरा बोलते समय जरूर। तो यह एक बात हो गई। फिर सरकार और राज्यपाल, इनके संबंध और 2 मामलों में बड़े नजदीक से आते हैं। एक पहला तो मामला ये होता है कि जब कोई महत्व का काम करना हो और विधिमंडल का अधिवेशन सत्र न चलता हो तो अध्यादेश संविधान के अनुसार निकाला जाता है। ऐसे 11 अध्यादेश सरकार ने निकाले और उसमें से 9 अध्यादेशों को मैंने मान्यता दी कि ये बात ठीक है और अध्यादेश मैंने मंजूर किए, लेकिन 2 मैंने मंजूर नहीं किए। 2 जो मंजूर नहीं किए वो किताब में तो डिटेल में है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि एक अध्यादेश इस बात पर था कि माइनॉरिटी कमीशन जो है वो माइनॉरिटी कमीशन को के जो अध्यक्ष है उनको मंत्री का दर्जा देने का वो ऑर्डिनेंस था। अब ऐसा दर्जा देना ये संविधान के विरोध में है, ऐसे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ही निर्णय है। इसके बारे में अपील हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है। फिर भी यह ऑर्डिनेंस आया तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में यह है और इसलिए मैंने उसको मान्यता नहीं दी। और दूसरा ऐसा है कि नोएडा में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी। अच्छा प्रपोजल, मेडिकल यूनिवर्सिटी जितना मेडिकल शिक्षा मिले उतना अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक बात और थी कि उसका जो चांसलर कुलाधिपति जो होना चाहिए, सामान्यतः कुलाधिपति यह राज्यपाल होता है सब जगह पर, हिंदुस्तान में सभी राज्यों में। लेकिन इस विधेयक में यह ऑर्डिनेंस में व्यवस्था थी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है वही कुलाधिपति होंगे। मतलब सामान्यतः विश्वविद्यालयीन शिक्षा यह सरकार के रोज के नियंत्रण के बाहर होनी चाहिए, उसको एक स्वायत्तता होनी चाहिए, एटोनॉमी। तो एटोनॉमी के विरोध आता है वो तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही बन जाता है, और इसलिए ये 2 अध्यादेशों को मैंने मान्यता नहीं दी। दूसरा ऐसा होता है कि चर्चा के बाद विधिमंडल में विधेयक बिल्स मंजूर होते हैं। ऐसे 21 विधेयक एक वर्ष में विधिमंडल में पारित हुए और मान्यता के लिए मेरे पास है। जब तक राज्यपाल मान्यता नहीं देता है तब तक वो कानून नहीं माना जाता है, बिल रहता है। लेकिन बिल पर एक दफे राज्यपाल ने हस्ताक्षर किया, अनुमति दी, तो फिर वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ऐसे 21 आए और 21 में से 14 को मैंने अनुमति दे दी। फिर 3 विधेयक मैंने राष्ट्रपति के पास भेजी। कभी कभी ऐसे विधेयक होते हैं कि उसका संबंध केंद्र सरकार के अन्य कानून के साथ भी होता है। जैसे ये 3 विधेयक जो थे, एक गुंडागर्दी करने वाले के विरोध में था, एक डिपॉजिट जो लेते हैं, फाइनेंशियल गड़बड़ जो करते हैं उनके विरोध में था। तो ऐसे विधेयक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फाइनेंस केंद्र के साथ जुड़े हुए विषय होने के कारण राष्ट्रपति के पास मान्यता के लिए जाते हैं। मैंने स्वीकार किया, राष्ट्रपति के पास भेजा, वहां से जब वापस आएगा तभी वो कानून बनेगा। ऐसे 3 हमने राष्ट्रपति के पास भेजे हैं और 4 मैंने परीक्षा में कर रहा हूं। अब परीक्षा कर रहा हूं तो कभी किसी को लग सकता है भाई क्यों आपको इतनी देरी लगने का क्या कारण है, लेकिन संसदीय पद्धति से
और संविधान का ख्याल करते हुए परीक्षण करना पड़ता है। और ऐसे में 4 विधेयक मैंने जो लिखे किताब में है, तो मेरे प्रेस नोट भी हैं। 2 विधेयक ऐसे हैं कि नगर निगम और नगर पालिका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण जो लोकसभा विधानसभा छोड़कर नीचे के तबके हैं, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, वो उसमें नगर निगम और नगर पालिका आती है, तो उनको अधिकार देने के लिए वो संविधान में दुरुस्ती की गई थी। अब उनके अधिकार कम करने के लिए सरकार ने विधेयक लाया और इसलिए उसका संविधानिक परीक्षण मैं कर रहा हूं, क्योंकि संविधान की जो मंशा है उस मंशा के विरोध में नगर निगम और नगर पालिका के अधिकार कम करने की बात है। तो ये 2 विधेयक है। तीसरा विधेयक जो मैंने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा देने का, वो ऑर्डिनेंस मैंने मंजूर नहीं किया तो सरकार ने विधेयक पास किया और विधेयक मान्यता के लिए मेरे पास आया, और वही कारण है जिस कारण से मैंने ऑर्डिनेंस पर सही नहीं की, तो मैं उसका परीक्षण कर रहा हूं कि क्या ये संविधान की भावना के साथ योग्य है या नहीं हो। और चौथा जो है वो सैफी में एक नया मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रावधान करने वाला विधेयक है। जो मैंने नोएडा के बारे में कहा वो यहाँ भी है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ भी ये प्रपोजल है कि उसका जो चांसलर होगा, कुलाधिपति होगा, वो मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री का कोई मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छे मित्र है, हम अच्छी पहचान है, दोस्ती है, लेकिन यह जो बात है कि ऑटोनॉमी ऑफ द हायर एजुकेशन, इस बात को लेकर मैंने ये इस प्रकार से मैं परीक्षण कर रहा हूँ। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। और एक बात कि विश्वविद्यालय का मैं कुलाधिपति हूँ। राज्य सरकार के कुल मिलाकर 25 विश्वविद्यालय है जिसका मैं कुलाधिपति हूँ। तो 25 में से 4 विश्वविद्यालय तुलना में नए हैं, माने उनके विद्यार्थी ये ग्रेजुएशन तक अब तक पहुंचे नहीं, कोई 2nd ईयर हो गया है, कोई 3rd ईयर हो गया है। तो 21 विश्वविद्यालय जो बचते हैं उनके दीक्षांत समारोह कहाँ 2 साल कहाँ 3 साल नहीं हुए थे, तो मैंने कोशिश करके 21 के 21 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह फरवरी महीने के पहले पूरे हो गए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का जब विचार करते हैं तो 4 महत्व की बातें होती है। पहली बात तो ये कि, और मैं आया जुलाई महीने में, तो जुलाई में प्रवेश की प्रक्रिया लगभग पूरी हुई थी, तो सब कुलपतियों की मैंने मीटिंग की और उसमें से हमने विषय छाट लिए कि क्या क्या हमको सबको मिलकर करना है। तो पहली बात हमने उसमें ये तय की कि जो एनुअल एग्जामिनेशन होती है वो हम सब समय पर करेंगे, और यह भी करेंगे कि ये परीक्षाओं में जो बड़े पैमाने पर नकल चलती है उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। और परीक्षाएं तो लगभग सब जगह पर समय पर हो गई। नकल के बारे में हमने कोशिश की, अब परसेंटेज में बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि 50-55% हमको सफलता मिली, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे निकले कि उनके कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट है उन्होंने नकल रोकने के लिए जब कुलपति वहां गए तो भी उनको अंदर आने से रोका, और रोका इतना ही नहीं तो उनसे संघर्ष भी किया। फिर हमने पुलिस सहायता दी, उन पर मुकदमे अब चल रहे हैं, लेकिन एक पहला कदम नकल रोकने की दृष्टि से हमने उठाया।
तीसरी बात ये होती है कि परीक्षाओं के परिणाम समय पर आए। परीक्षाओं के परिणाम भी लगभग समय पर आए हैं। केवल आगरा यूनिवर्सिटी के कुछ परीक्षाओं के परिणाम आना बाकी है। और चौथी बात ये होती है कि नए साल के नए सत्र जब शुरू होता है तो एडमिशन समय पर हो। अब एडमिशन की काम चल रहा है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि ये जब हुआ है तो ये मैं कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की जो गाड़ी है वो जरा हमने पटरी पर लाई है। पटरी पर लाने के बाद दो महत्व के काम हमारे पास है, तो जो आने वाला वर्ष है उसमें हम करेंगे। पहला यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, और दूसरा यह है कि कई महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर वैकेंसीज है और पूरे शिक्षक न होने के कारण फिर कुछ जगह पर क्लासेस भी बड़े पैमाने पर चलते हैं, या जो शिक्षक है वो क्लास में पढ़ाता है और वह कॉलेज के क्लास में नहीं पढ़ाता है। ऐसी जो बातें हैं उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं यह देखना, और अंत में विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ ही साथ शोध का काम होने की आवश्यकता है। एक जमाने में फिर इलाहाबाद हो, काशी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ है, बड़ा नाम था। आज हम वैसा है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर उनको उस स्थान पर लाने की कोशिश, ये मोटे तौर पर एक साल में जो हुआ वो मैंने आपके सम्मुख रखा है। राजभवन के काम में पारदर्शी राज्यपाल क्या करता है, अब मैंने कौन कौन से कार्यक्रम किए इसकी जानकारी दी। तो राजभवन से जो कार्यक्रम हुए, जो जानकारी लोगों को देने में हितकारक है ऐसा हमें लगा, ऐसे 368 प्रेस स्टेटमेंट्स हमने निकाले। हमारे जो इसके प्रमुख है अंजुम, यहाँ आज मैं उनको लेके आया हूँ कि एक नियमितता से तुरंत इस प्रकार से, ताकि राजभवन में क्या होता है इसका और अलग अलग अंदाज लगाने के बदले में राजभवन में क्या हो रहा है उसकी सीधी जानकारी लोगों को मिले, इस प्रकार का प्रयत्न किया है। मेरे नज़र में गुड गवर्नेंस का ये नमूना है। आप क्या करते हो यह लोगों को मालूम होना चाहिए, और लोगों को मालूम होने के बाद फिर लोग कहे कि भाई काम ठीक है या नहीं है। तो इस भूमिका में हमने एक साल में काम करने की कोशिश की है, और ऐसे कोशिश में सब जगह के पत्रकारों का मुझे बहुत अच्छा इस प्रकार का अनुभव भी आया है। कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे उल्टा मैं गौरव मानता हूँ कि एक साल में मैंने जो जो वक्तव्य दिए, कहाँ लिखित प्रेस नोट आई होगी, लेकिन कहाँ जो भी मैंने वक्तव्य दिए, कोई भी मीडिया के प्रतिनिधि ने ऐसा उसका वृत्तांकन नहीं किया जिसके कारण मुझ पर यह कहने की बात आए कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, मेरा जो कहना है वो मिस इंटरप्रेट किया है। ऐसा कहने का मुझे एक भी मौका नहीं आया। तो पत्रकारों को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और फिर अब कुछ सवाल आप पूछेंगे तो उसके उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। सवाल कोई एक मॉडरेट करने का काम करे और अपना नाम बताए तो अधिक अच्छा होगा। मैं पहले बता दूं कि सवाल आप बहुत संक्षेप में पूछे ताकि उत्तर देने में और मैं सबसे नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। माइक लीजिए या यहाँ आइए। आप माइक पर बोलिए ना। आपको जानकारी होगी जो मैंने अखबार में पढ़ी है, और इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री से
अनौपचारिक चर्चा की है, लेकिन औपचारिक तौर पर जैसे वो अब विदेश गए हैं, विदेश से वापस आएंगे तो मैं उनको पत्र भी लिखूंगा और इस विषय की योग्य प्रकार से जांच करने के लिए भी कहूंगा। अशोक सिंह जी, उत्तर प्रदेश टाइम्स। आप माइक पर बोलिए, मेरे पास मेरे और मत देखिए आप। आप जब से जो है राज्यपाल बने हैं तब से आप उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हो और कई बार आपने जो है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ई गवर्नेंस की बात की है। प्रवेश जो है ऑनलाइन हो, परीक्षा ऑनलाइन हो, सब कुछ मतलब सारे काम ऑनलाइन हो। किसी महाविद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कितने बिल्डिंग है, कितने भवन है, इसके लिए आप लगातार आदेश करते रहते हैं। इसका प्रयास यूजीसी भी बहुत दिनों से कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप हमेशा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ आगे और कड़ाई से करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? ऐसा है कि आपने जो बात कही कि यह तो एक सुधार की प्रक्रिया है और हमने आदेश दिया और हो गया, ऐसा मैं भी नहीं मानता। मैंने कुलपतियों की एक वर्ष में सभी कुलपतियों की संयुक्त ऐसी बैठक ली। उस बैठक में मैंने कुलपतियों के साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको भी बुलाया, क्योंकि यहाँ के कार्य पद्धति में मैंने देखा कि कुछ जगह पर कुलपति और रजिस्ट्रार इनमें भी कभी कभी संघर्ष होते हुए मैंने देखे हैं। और इसके और अधिक व्यवस्था यह वर्ष जो शुरू हो रहा है उसमें किस प्रकार से क्या क्या हुआ है और क्या क्या करेंगे, इसका विचार करने के लिए हमने 27 जुलाई को लखनऊ में मीटिंग बुलाई है। इस पर और हम प्रोग्रेस क्या हुआ है वो देखकर और आगे के निर्णय करेंगे। दिनेश मिश्र जी, व्यवहार टाइम्स। सबसे पहले तो मैं लोकपाल वाले पे आपको तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आपस में सहमति बता दी। नहीं, आज निर्णय आज का है। हाँ, वही क्या जरा फिर से बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का समय दिया है और समय दिया है। इसके लिए साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लोकायुक्त से महत्वपूर्ण विषय पर आपस में सहमति बनानी चाहिए। जब मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता एक किसी नाम पर सहमति हो गए तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शायद अभी ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो 1 महीने में सबकी सहमति करके आना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण कदम है। अब किस प्रकार से सहमति प्राप्त होती है वो देखें, लेकिन निश्चित तौर पर यह जो संस्था है वो काम करने वाली संस्था रहे और जो जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट देते हैं उसके अनुसार सरकार काम करे, यह भी बड़ी आवश्यकता है। करते रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले 1 साल के पहले 6 महीने में आप नया नियुक्त करिए ये कहा और आज उसको इतने महीने हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश है उसके अनुसार काम होगा तो निश्चित तौर पर एक आगे हम कदम डाले, ऐसा मैं मानूंगा। अब मेरा सवाल ये है कि आज की तारीख में प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं और जो आम नागरिक हैं जो आज की तारीख में चाहे नौकरियों में जिस हिसाब से या तो उनको सीट मिल रही, यूपीएससी में भर्ती ले लीजिए, चाहे आप एसडीएम के पद देख लीजिए, आधे ज्यादा थाने को देख लीजिए, अगर 1600 लगभग थाने हैं तो 600 से ज्यादा यादव है। क्या प्रदेश में बाकी जातियों के लोगों का या पिछड़ी जात के बाकी लोग हैं या तो छोड़ के उन लोगों का अपना रहने का अधिकार नहीं है, वो प्रदेश बना रहे हैं सर? ये मेरा सवाल है। आपने जो पहले सवाल आया था वही सवाल है कि सबको समान संधि मिले, ये जो संविधान की मंशा होती है, ऐसे समान संधि सबको मिले, इसके लिए कोशिश करना है और मैं भी अपने ढंग से ये काम होगा वो देखता रहूंगा। सुभाष सिंह, आज पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में
उसकी हत्या कर दी गई, कुछ अभी भी जो है अस्पतालों में पड़ी हुई और लूट, हत्या, चोरी, डकैती, ये चारों खंड सरकार पूरी तरह फैले हुए। इस मुद्दे पर आप जो है प्रदेश के प्रधान नागरिक हैं, आपने क्या कार्रवाई की? सरकार से कोई इसमें क्या है? ऐसा है कि ऐसी जब घटनाएं होती है उसकी जानकारी मुझे दो प्रकार से मिलती है। एक आप लोग के जो अखबार है उसके कारण मिलती है, वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ, और जो पीड़ित है वो भी मुझे आकर मिलते हैं। अब बिल्कुल एकदम लेटेस्ट केस बताना है तो सारा की माँ उनके 2 लड़कों के साथ मुझे मिलने के लिए आई थी, और ये केस तो आपको सबको मालूम है। और वो आई, मैंने उनकी बात सुनी, उनकी सीबीआई की जांच की मांग थी। मैंने मुख्यमंत्री से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पर्सनली बात की, पत्र भी भेजा, और कल के अखबारों में जो खबरें आई है उसके अनुसार सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हो रही है और उसकी प्रक्रिया चल रही है, ऐसा अखबार में आया है। तो मोटे तौर पर कानून व्यवस्था की परिस्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और यदि उत्तर प्रदेश को विकास करना है तो कानून व्यवस्था जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक बाहर के लोग आकर यहाँ उद्योग व्यापार में जितने आगे आने चाहिए वो नहीं आएंगे। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी करना यह पुलिस का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, और उनको इसमें सहयोग देना ये जनता का भी कर्तव्य है। महाराष्ट्र में हर पुलिस थाने के जो मुख्य इंस्पेक्टर बैठता है उसके पीछे एक लोगो लिखा हुआ रहता है, और वो लोगो है सदरक्षणाय खड़ निग्रह। जो भले लोग हैं उनका रक्षण करो और जो दुष्ट लोग हैं उनका निपात करो। अब कई जगह पर ऐसा होता है कि भला आदमी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए हिचकिचाता है, और इसलिए ऐसा वातावरण करने की आवश्यकता है कि सबको सुरक्षित महसूस हो। दुर्भाग्य से आज जो स्थिति है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और इसके बारे में मेरा लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ भी संपर्क बनाए रहता है। श्री अजय सिंह एनडीटीवी। आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। हर पुलिस थाने में उत्तर प्रदेश में लिखा रहता है लेकिन अभी उन्नाव में एक घटना हुई जहाँ थाने के बगल में ही छेड़खानी के आरोप में पिता को जिंदा जला दिया गया। आपने अपने वक्तव्य में बातों में भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून की लागू है, क्या वाकई ऐसा है? क्या क्या प्रश्न क्या समझा नहीं? आपने अभी कहा अपने बातों अगर अभी मुझे समझ में आया, कानून व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है, और ये जब होगी तभी प्रदेश के विकास को और गति मिल सकती है। इसलिए जैसे विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रास्ता है, बिजली है, इन बातों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज में कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। कानून व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ऐसी स्थिति में महामहिम का एक संवैधानिक अधिकार होता है कि वह प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर और राष्ट्रपति शासन की जो है सिफारिश करे। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि यहाँ की सरकार जो है वो नियम कानून की एकदम अवहेलना करते हुए आगे बढ़ रही है? कई चीजें जैसे सामने आई हैं कि अभी जो लोकपाल बिल के लिए जो एक संशोधन सामने आया है उसमें से
सब चीजों से आपको ऐसा आभास हो रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ कुछ माहौल बनाए जाने जैसी स्थिति पैदा हो गई? मैं आपके एक प्रश्न के दो हिस्से करता हूं। एक तो आपने लोकायुक्त के बारे में कहा। अब लोकायुक्त के बारे में इस प्रकार के विधेयक लाने की सरकार की मंशा है, इतनी ही जानकारी अखबार के माध्यम से मुझे मिली है। जैसे मैंने अध्यादेश के बारे में या विधेयकों के बारे में बताया कि कोई भी विधेयक नया पास होना है तो उसके लिए यदि वो उसमें कोई खर्चा करने की आवश्यकता होती है उसको फाइनेंशियल बिल कहते हैं। अब नई और कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ानी है तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसा ज़्यादा खर्चा करना है तो फाइनेंस बिल बनता है। फाइनेंस बिल विधानसभा में पेश करने के पहले राज्यपाल के पास आता है, सम्मति लेनी पड़ती है। और समझो फाइनेंस बिल नहीं है तो भी बिल पास भी हो गया तो उसके बाद सम्मति के लिए, एसेंट के लिए राज्यपाल के पास आता है। जैसे मैंने 4 विधेयक मैं उसका परीक्षण कर रहा हूँ ऐसा जो बताया, वैसा है कि केवल अखबार में जो खबरें आई है उसके आधार पर मैं वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन जो आया है उसके आधार पर क्या क्या हो सकता है यह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इतने संवेदनशील विषय पर जब तक अधिकृत जानकारी मेरे हाथ में नहीं है तब तक मैं अधिक कुछ कह नहीं सकूंगा। एक बात और, आपने कानून व्यवस्था की बात की और मैंने भी कह दिया कि कानून व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। अब ये स्थिति इतनी गंभीर हुई है क्या कि राष्ट्रपति जी को सलाह दे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं आई है। श्री अमरनाथ श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सहारा। क्या ये अंतिम प्रश्न हो सकता है? ये वक्तव्य में उत्तर में कोई भी राजनीतिक मोटिव नहीं आएगा और इसलिए मेरा दूसरा जो आपका सवाल है उसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि नगर निगम और नगर पालिका के जो अधिकार हैं वो कम करने के लिए तो विधेयक आया है और वो विधेयक को मैंने अब तक मंजूरी नहीं दी है। तो इस विषय से मैं परिचित हूँ कि नगर निगम और नगर पालिका के जो अधिकार है वो कम नहीं होने चाहिए, उनको अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है। और दूसरा प्रश्न पूछते पूछते पहला प्रश्न तो मैं भूल गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास के मामले में प्रदेश सरकार को कितना नंबर देते हैं? हाँ, ठीक है सर। ऐसा है कि कानून व्यवस्था के बारे में मैं प्रदेश सरकार को कितने नंबर देता हूँ, मतलब कितने मार्क्स देता हूँ। अब हमारे परिवार में, मैं मेरे परिवार की बात आपको बताता हूँ। मेरे परिवार में तो पेपर्स जांच करते थे और गुण देते थे। मेरी पत्नी भी हाई स्कूल में शिक्षिका रही, वो भी वो काम करती थी। मेरा बड़ा भाई तो मुंबई महापालिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षक था, वो भी वो काम करता था। और मेरा छोटा भाई कर्नल करके मिलिट्री में था, लेकिन वो